और भाई कैसे हो? आज हो मेरे YouTube चैनल गुची बार पढ़ाई में। भाई आज हम करने वाले चैप्टर 3 क्लास 10 का। तो थर्ड चैप्टर क्या है हमारे पास? दो चर वाले रैखिक समीकरण करने वाले। हम क्या करने वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण करने वाले। तो बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी, भैया आप इंग्लिश में करा रहे हो। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया वो हिंदी मीडियम का वीडियो है। हिंदी मीडियम में करके करा मैंने वीडियो और आपको जरूर पसंद आएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए हमें चर समझना जरूरी होगा, ठीक है। और उसके लिए हम एक दो उदाहरण भी देंगे। पहले हम चर समझते हैं, चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हम क्लास 6 से स्टार्ट कर चुके हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, कोई भी समीकरण हम ले लेते हैं, कोई भी समीकरण हमने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या है? एक रैखिक समीकरण है दो चर वाले। अब पूछोगे भैया कि ये दो चर है क्या, इसमें चर क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चर क्या होती है। इसमें चर क्या है हमारे पास? ये चर क्या है? चर जो हमारे पास होती है वो अक्षर है। वर्णमाला के जो 26 अक्षरों में से आती ABCD के जो लेटर आते हैं वो हमारे पास है। वर्णमाला के जो हमारे पास अक्षर है A to Z, वो सारे हैं हमारे पास A to Z। अब A to Z की बात करो तो X, भाई X बाहर थोड़ी है, X भी इसी के तो अंदर है। X Y Z जो भी है हमारे पास वो हमारे चर में आती है। फिर आगे आप इसी बात को समझोगे, अचर भी होता है इसमें। चर और अचर दो चीजें होती, चर और अचर। अचर में क्या आती है भाई? अचर में गिनती आती है। क्या आती है भाई? गिनती, गिनती की संख्या आती है। और गिनती की संख्या जो भी है 1 से लेके 100 आगे तक की जो भी संख्या है वो सारी संख्या आपके पास आ जाएगी। इसमें हमारे पास दो चर वाले हैं। दो चर कौन से? एक x है, दूसरा क्या है हमारे पास? y। ये दो चर है। अब बात आती है कि हमें पहले जब क्लास 6 में थे तो हमें एक चर वाले समीकरण पे सॉल्व हो जाती थी। एक चर वाले समीकरण सॉल्व कैसे करते थे? 2x इक्वल टू 6 लिख दिया, x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते, 2 3 जो 6, x की वैल्यू 3 निकल जाती थी। लेकिन भाई अब क्या दिक्कत आ रही है कि हमें जो कीमत है वो हमें इकट्ठी दे रखी हुई, किसी भी एग्जाम्पल में इकट्ठी कीमत दे रखी होगी और हमें ना उसमें सामान जो है वो अलग अलग लेनी होती है। सामान अलग अलग लेनी है, 2 से 3 सामान लेनी है। इसमें दो चर वाले में 2 सामान लेनी है, उसकी कीमत क्या देनी है? 1 देनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है गजोदर। गजोदर जाता है और राजेश स्टेशनरी जाता है। कहाँ पे जाता है? राजेश स्टेशनरी जाता है और उसकी दुकान में गया और उसने दुकान से कुछ सामान लिया। उसने दुकानदार को 10 रुपए दिए और 10 रुपए में उसने 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदे। दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए? दुकानदार को उसने 2 रुपए दिए। दुकानदार को उसने क्या कहा कि भाई अब 10 रुपए लो, 10 रुपए लो, 10 रुपए लो, 2 पेंसिल दो, 2 क्या दो भाई? पेंसिल दो, और 3 क्या दो हमारे पास? 3 हमारे पास रबर दो और 10 रुपए दो। फिर उसके साथ उसकी बहन भी गई थी। बहन ने कहा कि भैया मुझे भी चाहिए। तो क्या चाहिए? उसे भी पेंसिल और रबर चाहिए। तो कितनी पेंसिल चाहिए? उसे भी कितनी पेंसिल चाहिए? 4 पेंसिल चाहिए। बहन को 4 पेंसिल चाहिए। बहन को कितनी पेंसिल चाहिए? 4 पेंसिल चाहिए और 5 रबर चाहिए। कितनी रबर चाहिए? 5 रबर। और कितने रुपए देती भाई? कितने रुपए देते हो? 18 रुपए देते। कितने रुपए देते हो? 18 रुपए। अब ये दुकानदार जो है वो अलग अलग चीज, 2 वस्तुओं का दाम इकट्ठे मिलाकर उसने कहा कि 18 रुपए हो गए। दोनों वस्तुओं को मिलाकर उसने कहा 18 रुपए हो गए। गजोदर भैया के ये 2 पेंसिल और 3 रबर मिलाकर 18 रुपए हो गए। इसके 4 पेंसिल और 5 रबर मिला के उसने कहा कि 18 रुपए हो गए। अब हमें इस समीकरण में, हमें इस 10th क्लास में आके हमें ये समझना जरूरी होगा कि अगर हमें एक पेंसिल या एक रबर की कीमत निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आगे जाओगे तो बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय कुछ विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि। उस विधियों से हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इतनी बात समझ में आई कि गजोदर भैया की बात कर रहे थे। गजोदर भैया एक दुकान जाते हैं जिस दुकान का नाम है राजेश स्टेशनरी। वहां पे उन्होंने क्या खरीदा? 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदा और दुकानदार ने उनसे कितने रुपए लिए? 10 रुपए लिए।
तो इसका हम रैखिक समीकरण बनाया। मान लो कि रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का दाम x रुपया ले लेते हैं। कितना रुपया ले लेते भाई? एक पेंसिल की कीमत हमें पता नहीं थी, तो एक पेंसिल की कीमत के लिए कितना रुपया ले लेंगे? x रुपया ले लेंगे, ठीक है। और एक रबर की कीमत, एक रबर का दाम y रुपया। अब हम जब समीकरण बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जो हम समीकरण बनाते, तो हमें गजोदर भैया ने क्या क्या खरीदा था, यहां से देखते, दो पेंसिल खरीदी थी, तो दो पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 2x। फिर उसने कहा कि 3 रबर खरीदता है, तो 3y कितने रुपए देता है? 10 रुपए देता है। तो इनको मिला के देता है, इसलिए इन दोनों को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो समीकरण यहां से जो हमारे पास समीकरण बनेगी वो समीकरण बन जाएगी समीकरण फर्स्ट, ठीक है। दूसरी बात, जब वो गजोदर भैया की बहन जो है वो कितनी पेंसिल लेती है? वो पेंसिल ले देती है 4 पेंसिल लेती है। गजोदर भैया की बहन कितनी पेंसिल लेती है? 4 पेंसिल लेती है। तो एक पेंसिल की दाम जब x है तो 4 पेंसिल की दाम कितनी हो जाएगी? 4x। और 5 रबर खरीदती है, तो 5y उसे इकट्ठे मिला के कितने रुपए देती है? 18 रुपए देती है। तो ये हमारे पास समीकरण कितनी आ गई भाई? समीकरण 2। ये 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरण को अगर हल करते हैं, इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करते भाई, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे एक बात स्टॉप करके रख लेते हैं कि इसको हल करने की हमारे पास 3 विधि है। वो 3 विधि हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ और चीजें हमें समझानी, वो चीजें समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये डाटा दे रखी होगी, तो इस डाटा को हम रैखिक समीकरण युग्म, अब बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म की। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जो हमारे पास इस जोड़े के रूप में, हमारे पास 2 समीकरण है, 2 समीकरण मतलब एक जोड़े के रूप में है। अगर हम उस टेबल के से लिखे, इस टेबल में लिखी हुई है, उस टेबल को भी समझना बहुत ही जरूरी है, जो हमारे पास 3.2 में है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण किस फॉर्म में लिखी जाती, वो देख लेते हैं। जो हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो समीकरण है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त होती है। किसके रूप में व्यक्त होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त होती है। a तथा b वास्तविक संख्याएं, a और b क्या भैया? वास्तविक संख्याएं, जहां पे a और b क्या हमारे पास? वास्तविक संख्याएं। और इसमें ये कह रहा है कि a इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, a 0 नहीं होगी और b भी 0 नहीं होनी चाहिए। तुम खुद देखो ना भाई, अगर a 0 हो जाती है, अगर हमारे पास कोई समीकरण ले ली, समीकरण की बात करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है हमारे पास कोई समीकरण। अगर हमें इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 3y, 10 को कहाँ लेके आऊंगा? इधर, तो माइनस ये हमारे पास होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह 0 पुट कर देते, क्या हमारे पास समीकरण बन पाएगा? क्योंकि x 0 देगी, y की जगह 0 रख देगी, तब भी हमारे पास समीकरण बन के नहीं आ पाएगा। तो a 0 नहीं होनी चाहिए, b 0 नहीं होनी चाहिए, c जो है वो अक्षर पद है, जो हमने आपको बता दी कि गिनती की कोई भी संख्या हो सकती है। यहां से अगर हमें बोल दे कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, तो अब देखो a क्या है, जो x के साथ होती है कोफिशिएंट, जिसको हम गुणांक कहते हैं। x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितनी है? 2, y का गुणांक कितनी है? 3, और c जो हमारे -10। तो a b c की वैल्यू निकल सकती है, यहां से हमें a b c की वैल्यू निकल सकती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी समीकरण को समझते हैं। इस समीकरण को हम समझेंगे कि हम इस समीकरण को इस टेबल पे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल क्या है?
अब देखो यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है रेखा युग्म समीकरण, ठीक है। अब इसकी अनुपातों में तुलना की गई है। वो कह रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये समीकरण दो समीकरण है जिसकी तुलना कर रहे हैं, तुलना पहला ही उठा लिया, मैंने पहला उठा लिया। देखो हमारे पास उसने कहा कि a1/a2, तो हमने कहा कि x के साथ जो है वो हमारा a है, तो a क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, 3/2 है ना, 3/2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू, वहां पे y के साथ क्या है, ऊपर में 2 और नीचे में कितनी है, -3। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर एक दूसरे की इक्वल ना हो तो वही कह रहा कि अनुपातों की तुलना करने पर जब एक दूसरे की इक्वल नहीं आती है तो ये जो ग्राफ इसकी होगी वो प्रतिच्छेद होगी। प्रतिच्छेद मतलब जब इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय विधि से, ज्यामितीय रूप में ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करेंगे, तब उस समय ये जो ग्राफ आएगी वो प्रतिच्छेद करती रहेगी। प्रतिच्छेद का मतलब होगा कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगा, और काटेगा जहां पे काटेगी वो जो सेक्शन पॉइंट होगा वो वहां पे हल होगी। तो कहीं ना कहीं कटेगा, कट कहां पे रहेगा, किसी एक बिंदु पे कटेगी। जिस बिंदु पे कटेगा वो हल बिंदु होगी, ठीक है, वो हल बिंदु होगी। उसके लिए हम केवल एक हल निकाल सकते हैं, उससे एक से ज्यादा हल नहीं हो सकते, और इसको हम संगत कहते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे तीनों इक्वल है। तीनों का मतलब है कि ए, बी और सी तीनों क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं कोई भी, 2x + 3y = 12, 4x + 6y = 24। अब इसमें तुम देखोगे कि हमें a1/a2 लेते हैं, तो 2/4 यहाँ पे लिख लेता हूं, 2/4, 3/6, और c1/c2 में देखोगे 12/24। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा, 2 1 2 2 to the 4 और 12 1 12 12 to the 24, सभी देखो सभी इक्वेशन में 1/2 1/2 1/2 आ रही है, तो सारे इक्वल हो गए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर ये तीनों इक्वेशन इक्वल हो जाती है, तीनों इक्वल हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। संपाती वाले में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ये भी संगत होगा। तीसरी बात कर रहा है कि a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये समांतर रेखा होगी। पहले ये समांतर और संपाती देख लेते। संपाती, जो संपाती वाले ग्राफ है, संपाती वो क्या है? संपाती क्या है? एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरी ग्राफ होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी ग्राफ आ जाएगी, ठीक है। और समांतर वाले में क्या है कि फॉर एग्जांपल ले लिया, 2x + 3y = 12, 4x + 6y = 10। अब तुम देखोगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, c1/c2, 2 1 2, 3 1 3, 3 6 और 2 6 12, 2 5 10। तो आप देखोगे यहाँ पे a1/a2 तो इक्वल है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो जब c1/c2 के इक्वल नहीं है तो इसको हम कहते हैं समांतर रेखा। उस समय क्या निकालोगे? समांतर, और उसका कोई हल नहीं होगा। समांतर में क्या होगी कि जब ग्राफ खींचोगे तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के पैरेलल होगी। जो भाई हमारे दोनों पैर होती है ना, वो भी पैरेलल है, उसी को हम समांतर कहते हैं। जो हमारे हाथ है वो भी हमारे क्या है, समांतर जा रही है। तो ये दोनों पैरेलल जब होगी, जब हमारे समांतर होगी, उस समय कोई भी हल नहीं होगा। हल होने के लिए ग्राफ को किसी न किसी दो रेखा जो है, दोनों रेखा को कहीं ना कहीं कट होनी चाहिए, या दो रेखा एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक ही पटरी पे गुजरनी चाहिए। इतनी बात समझ में आएगी, और आएगी आपको बातें समझ में। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे बोर्ड पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब बात भाई, इसको हम करते समझते, जो हमारे जरूरी की चीजें नहीं है उसको मिटा दूं। अब भाई हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास तीन ग्राफ आ गई, एक प्रतिच्छेद करेगी, एक ग्राफ जो होगी वो आपकी क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी,
प्रतिच्छेद होगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। दूसरी क्या होगी, संपाती होगी। संपाती मतलब एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरी ग्राफ होगी, ठीक है, एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरी ग्राफ जाएगी, ठीक है। और तीसरी क्या होगी, समांतर होगी। समांतर होगी तो समांतर में क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, या ऐसे जा सकती, या ऐसे जा सकती, या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या वाई एक्सिस के वाई एक्स के पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल हो सकती है, ठीक है। आपको ये भी पूछा जाता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है पेपर में, इसको समझना था, ठीक है। जो आपने समझ लिया a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2, ठीक है। इसी समापाती में, संपाती वाले में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सारे इक्वल होनी चाहिए। और समांतर वाले में क्या होगी, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगी और c1/c2 के इक्वल नहीं होगी। हमने ये भी देखा भाइयों कि 2 चर वाले समीकरण कब जरूरत पड़ती है, तो वो गजोदर भैया वाले एग्जाम्पल था, उस समय हमें जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास इकट्ठे हम कोई सामान खरीद लेंगे और कीमत इकट्ठी देना पड़ेगा और एक एक वस्तुओं का मूल्य निकालना होगा तब। अभी हम एक एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको समझ लेते हैं। यहां पे भी हम समीकरण बनाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। उसने कहा कि 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। किसी एक पर्टिकुलर दिन में वो बंदा 2 किलो सेब खरीदता और 1 किलो अंगूर खरीदता, उसे कितने रुपए देने होते हैं, 160 रुपए। तो यहां पे मान लेते हैं, माना कि जब भी मानोगे ना भाई, 1 केजी की माननी, 1 किलो की एक चीज, एक आइटम्स की माननी है, तो माना कि 1 केजी 1 किलो सेब का दाम हम कितना लगा लिया, x रुपया, ठीक है। 1 केजी 1 किलो अंगूर का दाम कितना लगा लिया भाई, y रुपया। यहां से समीकरण बनाने भाई, 1 केजी को हमने कितना माना x, 1 केजी को कितना माना y, उसने कितनी केजी खरीदता, 2 केजी सेब, तो भाई समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1y मतलब y कितने रुपए देने होते हैं, 160 रुपए देने होते हैं। ये हमारे पास समीकरण बन गई भाई, समीकरण कितनी बन गई, 1। इसी तरह से 1 महीने के बाद बंदा जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाती है, बाद में जाता है वो खरीदने के लिए। जब लॉकडाउन खत्म हो जाती है, बंदा खरीदने के लिए जाता है, उसे 4 केजी सेब मिलती है। 4 केजी सेब का मतलब 4x और 2 केजी अंगूर 2y। लॉकडाउन के बाद उसे सस्ता मिलता है या महंगा वो देखना चाहता है, उसे कितने रुपए देने होते हैं, 300 रुपए देने होते हैं। ये समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हम इस समीकरण को देखना चाहते हैं, बीजगणित से बीजगणित हमारे पास हो गई, समीकरण बन गई। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर देखना चाहते हैं कि ये संपाती है या समांतर है, और इस समीकरण को देखना चाहते हैं। तो देखो कैसे देखेंगे, देखो इस समीकरण को पहले इस तरह से लिख लो, 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास समीकरण लिखने के लिए है, क्योंकि रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और रैखिक समीकरण की सबसे खास बात होती है कि जो घात होती है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, घात 1 होनी चाहिए। देखो x की भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, y की पावर कुछ नहीं, घात 1 है, ठीक है। और दूसरी समीकरण यहां से बना लेते हैं, 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो देखोगे आप यहां से आ जाएगी 2/4 1/2 माइनस 160 अपॉन माइनस 300। माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। देखो 1/2 यहाँ पे आ रही है, 1/2 मतलब a1/a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1/b2, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आएगी। तो देखो ऐसी कौन सी ग्राफ हो जाती है। तो भाई ये जब 2 मिल रहा हो तीसरा ना मिल रहा हो, 2 मिलेगा और तीसरा नहीं मिला होगा, तो क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी, और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा। तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होने वाला। इतनी बात समझ में आ गई, कोई हल नहीं होगा। अब हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं, जब हमारे पास 2 रैखिक समीकरण आ जाएंगे, जब 2 रैखिक समीकरण का युग्म आएगा तो उसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे। तो इस विधि को समझते हैं, भाई ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा था, इसकी इक्वेशन हमने लिख रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 4x प्लस 5y इक्वल टू 18। ये समीकरण हमने लिख रखा है
2x प्लस 3y इक्वल 10। दूसरा समीकरण था हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 18। ये हमारे पास गजोदर भैया वाला एग्जाम्पल था। ये सारी चीजें मिटा देते, इसको एक बात को क्लियर करते पहले। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। अब हमारी बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को, जो हमारे पास युग्म है, हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारे पास कितनी भैया 10 है। दूसरा हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू कितनी आ रही है 18 आ रही है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है और इस समीकरण को हम बीजगणितीय रूप से कैसे निरूपित करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब हमें अगर एक कीमत की एक x और y की मान निकालना हो तो x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो भाई इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। आज हम ये तीनों मेथड करते हैं। पहला मेथड है हमारे पास विलोपन विधि। क्या भैया, विलोपन। दूसरा हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा हमारे पास वज्र गुणन विधि। ये हमारे पास तीन विधि है, तीन मेथड है। इस किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। अगर पेपर में, अगर एग्जाम में अगर नहीं दे रखा होगा कि अगर मेथड नहीं पूछा होगा, लेकिन आपको तीनों मेथड आना चाहिए। इस बार भी जो बेसिक वाले मैथ में उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और इस वाले में जो आपके क्वेश्चन बोर्ड से पहले जो आती प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि विलोपन विधि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन जो दिख रहा होगा आपको, एक समीकरण हमारे पास ये और दूसरी समीकरण ये। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप पहले में फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि आपको सबसे पहले विलोपन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब किसी को एलिमिनेट करना, किसी को एक को हटा के निकालना, किसी एक को एलिमिनेट कर देना, किसी एक को बाहर निकालना। तो किसी एक को कैसे एलिमिनेट करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई डांस का शो चल रहा होता है, जो DID चल रहा हो, कुछ भी चल रहा होगा, उसमें एलिमिनेट करते बंदों को। तो एलिमिनेट करने के लिए किसी एक दो पार्टिसिपेंट में से एक पार्टिसिपेंट चाहिए, तो किसी एक पार्टिसिपेंट को क्या कर देते, वो हटा देते। हमें भी हमारे पास दो पार्टिसिपेंट है, दो बंदे हैं, एक x है, दूसरा क्या है y है। किसी एक को हमें हटाना है, वो आपको सोच के रखना पहले। तो भाई मैंने पास सोच लिया कि मुझे x हटाना है, मुझे क्या x हटाना है, आप सोच लो y हटाना, कुछ भी हटाना, पहले ये समझ लो मुझे x हटाना। तो सबसे पहले x हटाने के लिए दोनों के x इक्वल होने चाहिए, दोनों के x क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल करने के लिए आप दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में कुछ मल्टीपल कर, अपनी तरफ से कुछ भी मल्टीपल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 18 है। भाई मुझे x हटानी है, तो x में देखता हूँ, यहाँ पे x 2x है, यहाँ पे x कितनी है 4x है। पहले समीकरण को मैं 2 से गुना कर देता हूँ। पहले समीकरण में किससे गुना कर देता हूँ, मैं गुना कर देता हूँ भाई, 2 से गुना करता हूँ। 2 से गुना करूंगा तो मेरा ये 2 दूनी 4 इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको बराबर करना है तो इसमें कुछ भी मत करो, 1 से गुना कर लो, ठीक है। तो गुना करोगे तो अब देखो रिजल्ट क्या आती है। इसको जब गुना करोगे 2 से तो 2 दूनी कितनी आ रही भाई 4x। सबको गुना करना, गुना का करने का काम 2 तिया 6 भाई और 2 दह 20। यहाँ पे देखो इस समीकरण में हमने 1 से गुना करा 4x 5y और 18। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना है, जब दोनों के आपके पास x इक्वल हो जाए, दोनों y इक्वल हो जाए, तो आपको इसको कैंसिल करनी है, काटनी है। तो काटने के लिए आपको दोनों x तो इक्वल होगी, 4 4 दोनों प्लस में है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अब घटाओगे, घटाने का मतलब होता है साइन चेंज करना है। यहाँ पे कुछ साइन नहीं थी, प्लस थी तो माइनस, प्लस था तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस था तो क्या आ गया माइनस।
अब ये 4x से 4x कैंसिल होगी भाई, प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस क्या होती है माइनस, 4 में x में से 4x किया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये प्लस का अब नहीं रहा, ये क्या हो गया माइनस का है। ये लड़की थी, ये पहले लड़की थी, अब ये औरत बन गई है। पहले ये क्या थी भाई लड़की थी, अब ये औरत बन गई है। औरत बन गई है तो श्रीमान का टाइटल ले लिया उन्होंने, श्रीमान का जो टाइटल था उन्होंने ले लिया। पहले प्लस का थी, पहले प्लस का थी, अब वो किसकी हो गई माइनस की हो गई है। किसकी हो गई माइनस की हो गई। अब श्रीमान के टाइटल से जाना जाएगी, तो आप गलती मत कर देना, ये प्लस का नहीं है, अब ये किसका है माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 5 गया तो 1 y लिख सकते हो, जिसकी संख्या बड़ी हो उसका निशान। यहाँ पे भी देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो y का मान आपके पास निकल गई, y कितनी आ गई 2। देखो 2 स्टेप हो गई। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, किसी भी संख्या को बराबर करने के लिए गुना करोगे। दूसरे में आप दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में घटाना है। काटने के लिए ऐसा करते हैं, सभी क्वेश्चन में घटा नहीं सकते हो आप, नहीं, अगर कट रहा है ऐसे ही प्लस माइनस का हो तो काट देना। अब y का मान निकलिए, y का मान कितना निकलिए 2। अब क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, जो y का मान निकला है, y का मान किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2, समीकरण 1 में या 2 में रख देना। रखने पर कैसे रखेंगे, जो आपके पास समीकरण है 2x + 3y = कितनी है 10 है। y का मान कितना निकला है 2, y का मान 2 निकला है। y की जगह आप क्या रखोगे 2 रख दो, y की जगह क्या रख दोगे भाई 2 रख दो। 2x 3 दूनी कितनी आएगी 6 10, 2x इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई फटाफट। 10 प्लस माइनस 2x, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, x बराबर 4/2, तो x = कितनी निकल गई भाई, x आ गई 2। मैं यही बात समझा रहा था भाई कि गजोदर भैया जब अपने लिए पेन या पेंसिल खरीदने के लिए जाते तो दुकानदार को कितने रुपए देते थे, 10 रुपए देते थे। अभी समीकरण में देख रहा हूं कि हमारे पास एक पेन की कीमत, एक पेंसिल की कीमत कितनी निकल गई 2 निकल गई। अगर हम इसमें रख लेते भाई, हमारे पास समीकरण क्या है, हमारे पास जो समीकरण थी 2x + 3y = कितना था 10 रुपए देना होता था। हमने एक पेंसिल का दाम कितना निकाल लिया, x कितनी निकाल ली 2, और एक रबर का दाम कितना निकाल लिया 2। तो अब देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 कितने रुपए देने थे उसे 10 रुपए देने थे। निकल गई भाई मेरा आंसर। मेरा आंसर ये निकल गया कि मुझे एक कीमत की दाम निकल गई, मुझे एक का दाम पता चल गया। मुझे पता चल गया कि एक पेंसिल का और एक रबर की दाम कितनी है। एक पेंसिल का दाम कितना निकल गया 2 रुपए, और एक रबर का दाम भी कितना निकल गया 2 रुपए। लेकिन उस समय पता नहीं थी, और ग्राफीय विधि से भी पता नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब जब ग्राफीय विधि की बात कर रहे हैं तो उसको ग्राफीय विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी विधि आती है भाई प्रतिस्थापन विधि। ये विधि आपको एक बार और समझा देता हूं। एक विधि जो थी हमारे पास विधि है, पहली विधि जो थी वो विलोपन विधि है। विलोपन विधि जो है वो हमारे पास क्लियर होगी। हम प्रतिस्थापन विधि की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि की तरफ। तो हमने भी देखा कि विलोपन विधि से हम जब कर रहे थे, विलोपन विधि से हमें करने पर x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। तो पहली विधि खत्म होगी विलोपन विधि, और हम इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। भाई आप किसी भी विधि से करो, विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो या वज्रगुणन विधि से करो, x और y का मान जो होगा वो सेम आएगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम दूसरा स्टार्ट करें, प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, सबसे पहले जो आपके पास 2 समीकरण है, जो 2x + 3y = 10, पहले समीकरण से आप कुछ भी निकाल लो। कुछ भी निकालने को मतलब x और y इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र अवस्था में निकाल लो। स्वतंत्र अवस्था में निकाल लेना, यहाँ से मैं x निकाल रहा हूँ तो 2x निकालूंगा तो मैं y को इधर इस तरफ फेंक देते हैं, y को इस तरफ फेंक देते, तो x = आएगी आपके पास 10 - 3y/2।
ये देखो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र अवस्था में x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 2 3 4 जो भी इसकी कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो नहीं होना चाहिए। गुणांक को आप कहाँ लेके आ जाओ, नीचे लेके आ जाओ। ये x का मान निकालिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 था हमारे पास, ये समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में जाके रख दो। अब यहाँ पे लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने का मतलब होता है समीकरण 2 में रखेंगे तो कैसे रखेंगे भाई, तो कैसे रखेंगे, तो समीकरण जो 2 है हमारे पास, ये समीकरण 2 है, 4x प्लस 5y बराबर कितनी, 18। अब x का मान यहाँ पे रख दो, 4 गुना x की जो वैल्यू आई 10 माइनस 3y बटे 2 प्लस जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो 5y बराबर 18। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने पहले इक्वेशन से x निकाला है, x का मान समीकरण 2 में रख दिया। अब ये देखो कट रही, 2 टू द 4 कट जाएगी। ये ब्रैकेट से पहले है, ब्रैकेट से पहले गुना का निशान है, आप गुना कर दो। 2 का टेबल 10 पर पढ़ो, कितनी आएगी 20, 2 का टेबल 3 बार पढ़ो, 2 3 6y प्लस 5y बराबर 18। इसको सॉल्व करते तो देखोगे ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 20। चलो इधर से करते, यहाँ पे 20 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस y इक्वल टू 18। यहाँ से 20 18 को इधर उठा के ले आओ y, तो यहाँ पे y की मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया, देखा होगा आपने जो विलोपन विधि से कर रहे y का मान 2 निकल रहा है, यहाँ पे भी y का मान 2 निकल रहा है, इसका मतलब सही जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने समीकरण, पहला समीकरण हमने क्या करा कि समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ पे, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 में रख दिया। अब 2 से निकालेंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में जाके रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितनी आ रही है 10। अब क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। 2x y की जगह रख लो, y की जगह कितना रखना, 2 बराबर 10। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 3 6 इक्वल टू 10, 2x 10 माइनस 6, 2x और 10 में से 6 किया तो कितना हो गया 4, x निकालनी 4, ये 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 2 नहीं 4, x का मान कितना निकल गया। तो ये बात नहीं समझ में आएगी प्रतिस्थापन विधि कैसे करते। प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको कुछ परेशान नहीं होना है, x या y कोई भी वैल्यू निकाल लेनी है। x का मान अगर 1 से निकालते हो तो 2 में रखो, 2 से निकालते हो तो 1 में रखो, फिर 1 से निकाला तो 2 में रखा, फिर 2 से निकाला तो फिर 1 में जाके रख दिया। अब हम अगली विधि के लिए आगे, जो हमारे पास काफी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा वज गुणन विधि। क्या भाई, वज गुणन विधि, वज गुणन विधि। अभी तक दोनों विधियों में हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब हम कहते हैं वज गुणन, वज गुणन विधि। इसके लिए कुछ स्टेप है, इसकी जैसे सब विलोपन विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि कर रहा है, सबके लिए स्टेप थी, इसके लिए भी स्टेप। स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में ले लिए, a1x b1y c इक्वल टू 0, a2x b2y c1 c2 इक्वल टू 0। फिर आप कर लो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। फिर आपके पास एक आइडेंटिटी यूज करना है, जिसको हम फॉर्मूला के रूप में कहते हैं। आइडेंटिटीज क्या यूज करनी, आइडेंटिटी यूज करनी है आपके पास, मेरी लाफिंग वाली आइडेंटिटीज है। बीबी के बीच में कुत्ता आदमी, बीबी के बीच में कुत्ता आदमी का मतलब है बी बी, देखो बी 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 बीच में कुत्ता आदमी, ए फॉर आदमी, बीबी के बीच में कौन सा भाई, कुत्ता आदमी। तो b1 b2 b1 b2 ऐसे डाल लो, c1 c2 a1 a2। ठीक है, जल्दी याद रहेगा आपको, बीबी के बीच में कुत्ता आदमी, तो बीबी ऐसे क्रॉस करना, जैसे क्रॉस कर रहा हूं, ये इसके ऊपर में x की कोएफिशिएंट वाली y और इसके ऊपर गुणांक कितना आ जाएगा 1। ठीक है,
फिर क्या करना है आपको, एक्स रखनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, b1 को c2 से, b1 को किससे करो c2 से, माइनस c1 को किससे करो b2 से, इक्वल कर डालो y, फिर c1 को किससे करो, c1 को a2 से करो, बीच में माइनस का निशान रखना, और c2 को किससे करना, c2 को a1 से करो, फिर a1 को b2 से कर दो, फिर b1 को a2 से कर दो, क्रॉस कर दो, जो भी आएगी भैया वो आपके पास आंसर के रूप में आएगा। और यहाँ पे जो भी टर्म्स आएगी, अगर 2, 3, 4, 5 जो भी आएगी वो एक बार x से डिवाइड हो जाएगा, एक बार y से डिवाइड कर देगा। तो ये 3 स्टेप करनी है जो हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, 2x + 3y, और 10 है तो 10 को इधर लेके आता हूँ, इक्वल टू 0। ऐसे इसको भी करते हैं, 4x + 5y - 18 इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप मैंने कर डाला। अब a1/a2 वाली ये वाली स्टेप करते हैं, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये हमारे पास क्या आ गई, a1/a2, b1/2 और c1/c2। यहाँ पे लिख देता हूँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब देखो हमारे पास करना क्या है, हमें लिखना है जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया। क्या फॉर्मूला बताया, बीबी के बीच में कुत्ता आदमी, तो बीबी के बीच में कुत्ता आदमी वाली जो आइडेंटिटी है सी के ऊपर डालनी, वो मैं यहाँ पे मैं वहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। तो एक्स ऐसी लिखनी है, ये थर्ड स्टेप यहाँ से देख लो, एक्स ऐसी लिखनी है। b1 b2 क्या आपके पास, b1 b2 कितनी है, b1 b2 कितनी है, 3 कितनी है 5, ठीक है। b1/b2 ये लिख डालो, क्रॉस करो, c1/c2, तो c1/c2 आपके पास -10 और -18 है, ठीक है। फिर क्रॉस करो बीच में, फिर a1/a2, a1/a2 कितनी है 2/4, और उसके ऊपर y डालो जैसे y डाला हुआ, फिर इसके ऊपर 1 डालो, कॉन्स्टेंट टर्म्स डालनी है, अचर पर 2 डालो, क्रॉस कर दो। b1/b2 क्या है आपके पास, यहाँ पे लास्ट में b1/b2 3/5। अब जैसे मैंने बताया कि क्रॉस करना वैसे क्रॉस करनी है, वैसे क्रॉस करनी है, वैसे क्रॉस करनी है, तो क्रॉस कर देते हैं, x क्रॉस कर रहे भैया, 18 3 54 -54, बीच में बोला था माइनस का निशान रहेगा, डाल लिए, 5 10 15 -50, यहाँ पे इक्वल डाल देना, 4 10 -14 और माइनस बीच में डालिए, और ये भी माइनस है, 18 दूनी 36, ठीक है। यहाँ से क्रॉस करेंगे, 2 5 10 और 4 3 12, 2 5 10 और 4 3 12 -2। अब देखते भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास x तो है, x ये -54 है, और माइनस माइनस कितनी है +50। यहाँ पे देखो y -40 आ रही है, माइनस माइनस +36 इक्वल टू 1, और 10 में से 12 जाएगा तो -2। अब देखो आपके पास x को जो सॉल्व करोगे, x इक्वल टू कितनी आएगी, नीचे आ जाएगा -4, y इक्वल टू आपके पास आएगा -4 और 1/-2। मैंने कहा कि x आपके पास -4, और ये वाली जो संख्या है इससे आप क्या कर देनी है, डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है -2, तो -2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 से कितनी आ जाएगी 4, x कितनी आ जाएगी भाई, x आ जाएगी आपके पास 2। ऐसे y -4 डिवाइड बाय -2, इससे डिवाइड करनी है, 2 2 4, y कितनी आ जाएगी आपके पास 2। तो x की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई। ये आपके तीनों मेथड हो गए। आप किसी भी क्वेश्चन को एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। ये 3 विधि है आपके पास, वज्रगुणन विधि। अब जब हम सेकंड वीडियो बना के लाएंगे उसमें हम आपके लिए अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के वो करेंगे, जो आंसर वाले क्वेश्चन हैं, 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम करके लाएंगे। थैंक यू।